आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मयंक वन विभाग में काम करता था, जिस वजह से आए दिन उसका ट्रांसफर देश के अलग अलग प्रांतों में होता ही रहता था। इस बार भी मयंक का ट्रांसफर आसाम के जंगलों में हुआ था, क्योंकि इस दुनिया में मयंक का और कोई भी नहीं था, जिस वजह से मयंक ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और सीधे आसाम पहुंच गया। आसाम जंगल के वन विभाग में जाकर मयंक ने सबको अपना परिचय दिया और सबसे जान पहचान कर लेने के बाद मयंक को आराम करने की हिदायत दी गई, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और उसे आज रात से ही काम शुरू करना था। मगर मयंक उसे अभी आराम करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए उसने एक दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर को पकड़ा और दोनों जंगल देखने निकल गए। मयंक बड़ा ही चंचल किस्म का लड़का था। उसे जब भी कोई चीज समझ नहीं आती थी, वो सामने वाले से बेझिझक पूछता था। खैर, अब उन दोनों को जंगल में घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसका नाम हरिदेव था, उसने मयंक को लगभग पूरा जंगल ही घुमा दिया था। सिर्फ एक इलाके को छोड़कर जंगल का पूर्वी इलाका, जो कि बाकी इलाकों से ज्यादा घना और विशाल लग रहा था, जिस पर मयंक ने हरिदेव से पूछा, भैया उस तरफ तो हम लोग गए ही नहीं, चलिए उधर जाते हैं। इस पर हरिदेव बोला, नहीं, गलती से भी उधर मत जाना, उधर खतरा है। इस पर मयंक बोला, खतरा? किसका खतरा? जंगली जानवरों का? इस पर हरिदेव बोला, नहीं, उससे भी बड़ा खतरा निशी का। पहले तुम चलो वन विभाग, रास्ते में सब बताता हूं। जिसके बाद मयंक और हरिदेव दोनों वन विभाग की तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी चलते चलते हरिदेव ने मयंक से कहा, सुनो, तुम अभी इस जगह पर पहली बार आए हो। यह जंगल जैसा दिखता है असल में वैसा है नहीं। मयंक को हरिदेव की बात जरा भी समझ नहीं आ रही थी, जिस पर उसने हरिदेव से कहा, क्या बोल रहे हैं भैया आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर हरिदेव बोला, समझने समझाने की बात छोड़ो, तुम बस इतना जान लो कि जंगल के उस इलाके में नहीं जाना है। हालांकि हरिदेव को सब कुछ मालूम था, पर उसने मयंक को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नया लड़का था। इसलिए हरिदेव कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन शायद हरिदेव को यह पता नहीं था कि उसने मयंक को पूरी बात ना बताकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। खैर, कुछ ही देर में वो दोनों वन विभाग के दफ्तर में पहुंच गए और अपने अपने कमरे में जाकर दोनों सो गए। मगर मयंक, उसके जहन में हरिदेव की बात जैसे छपसी गई थी। वो इतना थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। ठीक रात के 9 बजे मयंक और हरिदेव दोनों जंगलों की तरफ निकल गए। चूंकि मयंक नया लड़का था, इसलिए उसे अकेले ना छोड़कर हरिदेव के साथ भेजा गया था। मयंक के हाथों में सिर्फ एक लाठी थी और हरिदेव के पास एक लाठी और वॉकी टॉकी। दोनों जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। मयंक कभी भी उसी सोच में पड़ा था कि आखिर हरिदेव ने उसे उस तरफ जाने के लिए क्यों मना किया, और ये निशी है कौन जिससे सब लोग डरते हैं। यही सब सोचते सोचते मयंक चले जा रहा था। वो जंगल दिन में जैसा दिखता था, रात के वक्त वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रात के अंधेरे में वो जंगल काफी डरावना नजर आ रहा था। हालांकि आसमान पर चांद निकला हुआ था, मगर जंगल में लगे विशाल पेड़ों के कारण चांद की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। हालांकि उन दोनों के पास टॉर्च था, इसलिए चलने में उन्हें कुछ खासा दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। चलते चलते वो दोनों अभी जंगल में
काफी अंदर आ चुके थे और अब तक सब कुछ सही चल रहा था। तभी मयंक ने एक बार फिर हरिदेव से कहा, भैया बताइए ना, कौन है निशी, और कोई जंगल के उस तरफ क्यों नहीं जाता? इस पर हरिदेव ने मयंक से कहा, चुप 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 हो जाओ, रात में उसका नाम मत लो, कल सुबह सब बताऊंगा। अभी हरिदेव ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों को किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मयंक एकदम से चौंक उठा और उसने हरिदेव से कहा, भैया आपको कोई आवाज आ रही है क्या? कोई रो रहा है ना? इस पर हरिदेव बोला, उस आवाज पर उतना ध्यान मत दो, ये आवाज रोज आती है। मयंक को अब सब कुछ बड़ा अजीब सा लगने लगा था। आखिर कोई किसी बच्ची के रोने की आवाज को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? हो सकता है वो बच्ची किसी मुसीबत में हो। यही सोचते हुए मयंक उस आवाज को गौर से सुनने लगा ताकि वो ये जान सके कि आवाज किस ओर से आ रही है। कुछ देर तक उस आवाज को गौर से सुनने पर पता चला कि वो आवाज उसी तरफ से आ रही है जिधर हरिदेव ने उसे जाने से मना किया था। मयंक को बड़ा अजीब लगा कि आखिर इतनी रात गए जंगल में कौन रो रहा होगा, मगर मयंक को उस रोने वाले की चिंता भी हो रही थी। लिहाजा मयंक उस आवाज की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा। अभी मयंक उस आवाज की तरफ आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से हरिदेव ने उसे टोकते हुए कहा, रुको मत जाओ, ये उसकी चाल है। मगर मयंक ने उसकी एक नहीं सुनी और वो उस तरफ जाते हुए बोला, आपको नहीं जाना तो मत जाओ, वहां किसी को मदद की जरूरत है, मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर मयंक जंगल में उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो इलाका बाकी इलाकों के मुकाबले बहुत ज्यादा घना था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से वहां कोई आया ही नहीं हो। उस इलाके में झींगुरों की आवाजें बहुत ज्यादा तेज थीं और जैसे जैसे मयंक आगे बढ़ता जा रहा था वो रोने की आवाज और भी तेज होते जा रही थी। टॉर्च को इधर उधर घुमाते हुए अभी मयंक आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपनी टॉर्च की लाइट में एक पेड़ के नीचे कोई बच्ची बैठी हुई दिखी। वो बच्ची अपना सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी मयंक उस बच्ची के पास गया और बोला, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? इस पर उस बच्ची ने कोई जवाब तो नहीं दिया मगर उसका रोना बंद हो गया। मयंक ने दोबारा पूछा तो इस बार उस बच्ची ने अपना सिर ऊपर उठाया और मयंक की तरफ देखते हुए बोली, भैया वहां पर किसी की लाश पड़ी है। ये सुनकर मयंक उस बच्ची से चौंकते हुए बोला, कहाँ, किसकी लाश पड़ी है? इस पर बच्ची बोली, आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। इतना बोलकर उस बच्ची ने मयंक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ जंगलों में अंदर ले जाने लगी। उस बच्ची का हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा था मगर मयंक ने इस बात पर उतना गौर नहीं किया और उस बच्ची के साथ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद वो बच्ची रुकी और सामने की तरफ हाथ का इशारा किया। मयंक ने जब उस बच्ची के इशारे की तरफ अपनी टॉर्च घुमाई तो पाया कि वहां औंधे मुंह जमीन पर किसी की लाश पड़ी है। मयंक दौड़कर उस लाश के पास गया और उस लाश का चेहरा जैसे ही मयंक ने अपनी तरफ घुमाया तो उसके होश उड़ गए और वो सर से लेकर पैर तक कांपने लगा क्योंकि वो लाश उसी बच्ची की थी जो मयंक को यहां पर लेकर आई थी। मयंक ने झट से पीछे देखा मगर अब वहां कोई बच्ची नहीं थी। इससे पहले कि मयंक कुछ कर पाता, जमीन पर पड़े उस बच्ची की लाश ने अचानक से मयंक का गला दबोच लिया
उस बच्ची ने मयंक का गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वो अपना सिर हिला भी नहीं पा रहा था। अभी मयंक मरने ही वाला था कि तभी हरिदेव 4-5 लोगों को लेकर वहां पहुंच गया और उनके आते ही वो बच्ची हवा में धुआं हो गई और ऐसे मयंक की जान बच गई। पर वो था क्या, मयंक को आज तक ये पता नहीं चल पाया। आज से 25 साल पहले हमारे गांव में कुछ ऐसी घटना शुरू हुई जिससे हमारे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव में इतने डर का माहौल छा गया कि लोग अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने से भी कतराने लगे थे और अगर किसी काम से बाहर निकलते भी थे तो ना किसी से बात करते थे और ना ज्यादा देर तक बाहर रुकते थे। गांव वालों का मानना था कि अंधेरा होने के बाद गांव में आत्माओं का छलावा शुरू हो जाता था। वो आत्माएं आपके किसी अपने के रूप लेकर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर आप अपना होश खो बैठते हैं और उस आत्मा के पीछे पीछे चलने लगते हैं, जिसके बाद वो आत्मा लोगों को सुनसान जगह पर ले जाकर मार देती है। पहले पहले तो मुझे इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, मगर इस घटना के बाद से मैं भी इन सब बातों को नकार नहीं सका। दरअसल हुआ कुछ यूं था, पंचायत ऑफिस के हेड अजय बाबू को काफी बार बोलने के बाद उन्होंने मुझे और मोहन को काम पर रख लिया। हमारा काम गांव के रास्ते के किनारे जंगल झाड़ साफ करने का था। इस काम के लिए हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। काम खत्म होने के बाद शाम को नहा धोकर हम दोनों दोस्त पंचायत ऑफिस चले जाते हैं और पैसे लेकर घर वापस चले आते हैं। ऐसे ही एक शाम काम खत्म करने के बाद नहा धोकर मैं मोहन के घर गया और मोहन से कहा, अरे मोहन, अभी तक तू तैयार भी नहीं हुआ है, नहीं जाएगा क्या पंचायत ऑफिस? जिस पर मोहन ने कहा, तू जा, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मैं पीछे से आता हूँ। जिस पर मैंने मोहन से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तेरा ऑफिस में ही इंतजार करूँगा, जल्दी आना। और इतना बोलकर मैं पंचायत ऑफिस की ओर चलता बना। अब लगभग अंधेरा हो चुका था। वैसे तो अंधेरा होने के बाद गांव के इक्का दुक्का लोग ही बाहर नजर आते थे, मगर आज अमावस होने के कारण एक भी लोग बाहर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। खैर, करीब आधा घंटा चलने के बाद मैं पंचायत ऑफिस पहुंचा, जहां मुझे अकेले देखकर अजय बाबू ने कहा, अरे प्रवीण, आज तुम अकेले आए हो, मोहन नहीं आया? जिस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबू, मोहन 5-10 मिनट में ही आ रहा है, उसको आने दीजिए, फिर हम दोनों एक साथ में ही पैसे लेकर चले जाएंगे। और इतना बोलकर मैं वहीं के एक बेंच पर बैठ गया। अब मेरे बैठे बैठे करीब 20-25 मिनट हो चुके थे, मगर मोहन का कहीं कोई अता पता नहीं था। अजय बाबू भी बस मोहन के आने का ही इंतजार कर रहे थे। तकरीबन आधे घंटे इंतजार करने के बाद भी जब मोहन नहीं आया तो अजय बाबू ने कहा, लगता है आज मोहन नहीं आएगा, तुम अपने पैसे लेकर चले जाओ, मोहन कल आएगा तो मैं उसे आज के पैसे भी कल दे दूंगा। अजय बाबू की बात मुझे भी ठीक ही लगी, जिसके बाद मैंने उनसे पैसे ले लिए। मुझे पैसे देने के बाद उन्होंने भी ऑफिस बंद कर दिया और हम दोनों घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद अजय बाबू का घर आ गया, मगर मेरा घर अभी भी काफी दूर था, तो मैं अकेले ही उस सुनसान रास्ते पर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर मेरे जहन में बस एक ही बात दौड़ जा रही थी कि मोहन आया क्यों नहीं। खैर, मैंने अपने मन ही मन में कहा, घर जाते वक्त मोहन से मिलता हुआ जाऊंगा, पता तो चले आखिर वो आया क्यों नहीं। अभी मैं उस अंधेरे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा
कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। कुछ देर तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब किसी के चलने की आवाज आने लगी तो मैं पीछे पलटा, मगर पीछे कोई भी नहीं था। खैर, मैं इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा, मगर रास्ते पर इतना घना अंधेरा छाया हुआ था कि मुझे उस आदमी की शक्ल दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैं चलकर जब उस आदमी के थोड़ा करीब आया तो मैंने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरा दोस्त मोहन ही है। मैं मोहन को देखकर थोड़ा गुस्सा हुआ और बोला, अरे मोहन, तू मुझे वहां इंतजार करवा कर खुद यहाँ खड़ा है। मगर मोहन ने मेरी इस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, जिस पर मैंने दोबारा से कहा, मोहन, तुझे सांप सूंघ गया क्या? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा मेरी बात का? मेरे इतना बोलने के बाद कुछ देर तो मोहन चुप रहा, फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट लेकर बोला, प्रवीण, तू मेरे साथ चल, तुझे एक अच्छी सी चीज दिखाता हूँ। जिस पर मैंने कहा, क्या चीज और कहाँ चलूँ तेरे साथ? इस पर मोहन ने कहा, हाँ ना, बहुत अच्छी चीज है। और इतना बोलकर मोहन घर की तरफ ना जाकर खेतों की तरफ चलने लगा। पहले तो ये बात मुझे कुछ अजीब लगी, मगर पता नहीं मुझे क्या हुआ जो मैं मोहन के पीछे पीछे चलने लगा। खेत जाने वाला रास्ता जिधर अभी हम आगे बढ़ रहे थे वो दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था उस रास्ते पर कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में हो ही ना। रास्ते के चारों तरफ फैले सन्नाटे को बीच बीच में मोहन ये बोलकर तोड़े जा रहा था, आ प्रवीण, मेरे पीछे आ, बहुत अच्छी चीज है। मगर पता नहीं मोहन की ये आवाज में क्या ऐसी चीज थी जो मैं ना चाहते हुए भी उसके पीछे खींचा चला जा रहा था। चलते चलते हम दोनों काफी दूर आ गए थे, मगर पता नहीं मोहन मुझे कहाँ ले जाने वाला था। जिस पर मैंने मोहन से कहा, अरे मोहन, और कितना दूर है? इस पर मोहन पीछे मुड़ा और बोला, और थोड़ी दूर, बस आ गए। मगर इस बार जब मोहन पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें सभी इंसानों से अलग लाल चमक रही थीं। ये देखकर मैं थोड़ा सहम गया और अपने कदमों को रोक लिया। मैंने जैसे ही अपने कदमों को रोका तो पता नहीं कैसे मुझसे कुछ दूरी पर चल रहे मोहन को एकदम से पता चल गया और वो झट से पीछे पलटकर मुझसे बोला, रुक क्यों गया? चल मेरे साथ। जिस पर मैंने चिल्लाकर उससे कहा, मुझे नहीं चलना तेरे साथ, मैं घर जा रहा हूँ। मैंने इतना कहा ही था कि तभी मोहन एकदम से जमीन पर बैठ गया और अपने चेहरे को नीचे झुकाकर जोर जोर से रोने लगा। उसे इस तरह से रोता हुआ देख मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं चलकर उसके पास गया और जैसे ही उसे चुप कराने के लिए अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा तो मेरी धीमी चल रही दिल की धड़कनें एकदम से दौड़ने लगी और मेरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल मैंने जैसे ही मोहन के कंधे पर हाथ रखा तो मेरा हाथ उसके कंधे के आर पार हो गया, मानो वो मोहन नहीं बल्कि एक हवा का बना हुआ पुतला हो। मैं जैसे ही कांपते कदमों के सहारे भागने के लिए आगे बढ़ा तो उस आत्मा ने एकदम से मेरा पैर पकड़ लिया और खींचकर मुझे एक झटके से नीचे गिरा दिया। फिर जब मैंने उस आत्मा का चेहरा देखा तो मेरा कांपता शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। मुझे पता चल गया कि गांव वालों की बात सच है। अब मैं अपने आप को मरा हुआ ही मान चुका था। दरअसल उस आत्मा का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था। उसके चेहरे में कीड़े रेंग रहे थे। अभी मैं एक लाश की तरह जमीन पर पड़ा हुआ ही था कि तभी उस भूत ने अपने बड़े बड़े हाथों से मेरा सर पकड़ लिया
और खींचकर उसे उखाड़ने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहां काफी सारे लोग आ गए, जिन्हें देखकर वो आत्मा कहीं गायब हो गई। मैंने इधर उधर देखा तो वो सब मेरे ही गांव के लोग थे, जिन्हें मोहन लेकर आया था। फिर मुझे पता चला कि मुझे खेत की तरफ जाते हुए एक आदमी ने देख लिया था और उसी ने जाकर मोहन को बताया। फिर मोहन गांव वालों को लेकर मेरे पास चलाया। इस घटना के 2 दिन बाद मुझे पता चला कि आज से 1 साल पहले हमारे गांव में एक विमल नाम का आदमी रहा करता था, जिसकी एक आदमी से लड़ाई हो गई थी। फिर अगले ही दिन वही आदमी विमल को बहला फुसलाकर रात के वक्त खेतों में ले गया और उसे जान से मार डाला। तब से यह मौत का सिलसिला शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।